सीवैट का पूरा रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा। सीवैट में टोटल आपको पढ़ना है 6 चैप्टर। 2 मॉड्यूल में क्वेश्चन आएगा, एक है मॉड्यूल 1 और एक है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में 25 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और मॉड्यूल 2 में 25 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि 5-5 मार्क करके 5 तो क्वेश्चन रहे, मैंने 25 मार्क्स से ऐसे जोड़ा जाए। लेकिन पिछला बार डायरेक्ट 25 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया था। तो मॉड्यूल 1 में क्वेश्चन आपको रहेगा, अब बता दे रहे हैं मॉड्यूल 2 में कितना क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप में आप लोगों को पीडीएफ भी भेजे थे हम। 1 मिनट वेट करिएगा, वेट करिए। अब आप थोड़ा सा शांति बना रखिए, दीदी बात कर रही है। सुनिएगा ध्यान से। क्या था भाई, देखिए मॉड्यूल 1 से एक क्वेश्चन आपको करना है। 2 क्वेश्चन दिया रहेगा मॉड्यूल 1 में, एक क्वेश्चन करना है। या तो 25-25 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा जोड़ के, 2-4 क्वेश्चन जोड़ा रहेगा, और नहीं तो 5 मार्क करके एक क्वेश्चन में 5 मार्क करके 5 हो जाएगा, और दूसरा का भी क्वेश्चन है 5 मार्क करके 5 हो जाएगा। 2 क्वेश्चन रहेगा, कोई एक करना है मॉड्यूल 1 में, 25 मार्क्स कंप्लीट। और मॉड्यूल 2 में आपको 2 क्वेश्चन रहेगा जिसमें एक करना है। समझ गए क्या बोले? कितना मार्क का रहेगा? 25 मार्क का। पेपर आपका कितना मार्क का है? टोटल 50 मार्क का है। ये हम भेजे हैं सैंपल पेपर, एक बार देख लीजिएगा। या तो इस तरीका का होगा, या तो पिछला साल क्या किया, मॉड्यूल 1 में 2 क्वेश्चन दे दिया, मॉड्यूल 1 में 1-2, आपका मॉड्यूल 3 में दे दिया 3-4। तो 1-2 में कोई एक तो करिए, 25-25 मार्क का था, और मॉड्यूल 2 में आपका 3-4 में कोई एक तो करिए। समझ पा रहे? तो या तो इस तरीका का आपका सैंपल पेपर में रहेगा, ग्रुप में भेजा हुआ है ये। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नहीं भेजा तो फिर से भेज देना है, शांति बना रखिए। समझ रहे हैं? नहीं तो आपको डायरेक्ट 25-25 मार्क का पूछ लेगा, बट उसमें जोड़ेगा, क्वेश्चन जोड़ेगा। अब अच्छे सुनिए, समझ गया? 2 क्वेश्चन करना है, मॉड्यूल 1 से 1 ठो, मॉड्यूल 2 से 1 ठो। क्वेश्चन टोटल कितना रहेगा? 4 ठो। एक क्वेश्चन कितना मार्क का रहेगा? 25 मार्क का। क्लियर हुआ? अच्छे सुनिए, हम लोग कर रहे हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बच्चे आजकल कॉलेज वाले एग्जाम में ही सप्ली खा रहे हैं, बाहर के एग्जाम में सप्ली नहीं खा रहे हैं। तो पढ़ के जाइएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुनिए, टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा फंडामेंटल राइट्स, तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज, चौथा सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और 5वां आर्टिकल 51A और लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज और लिमिटेशन। ये 6 चैप्टर पढ़ना है। रिवीजन सारा चैप्टर का करा दे रहे लाइन बाय लाइन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है। अच्छा, ये नोट्स आप लोग के पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपको PDF दे दे रहे हैं सियालदा में या किसी दुकान से। 5-7 रुपया लगेगा, 10 रुपया लगेगा, प्रिंट करा लीजिएगा। जीरोक्स वाला सिस्टम में करेगा, सस्ता पड़ेगा। समझ रहे हैं? नहीं तो PDF से पढ़ लीजिएगा, और जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। सुनिए दीदी लोग, बात मत करो, सुनो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ये हमारे देश का मेन लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे देश का ये मेन लॉ है। इट फ्रेम्स, इसमें दिया हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल, हम लोग के मौलिक सिद्धांत दिया गया है, प्रोसीजर दिया गया है, प्रैक्टिसेस दिया गया है, हम लोग के राइट्स दिया गया है, ड्यूटीज दिया गया है। गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या है भी दिया गया है। हम लोग का राइट्स क्या है, ड्यूटी क्या है, गवर्नमेंट का राइट्स क्या है, गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या है, कौन से काम को करना है, कौन से काम को नहीं करना है, किस प्रोसीजर में करना है, तमाम चीज़, माना देश को कैसे चलाना है। समझ रहे हैं? तमाम चीज़ कहाँ दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इसको कहते हैं इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फीचर्स है वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पृथ्वी का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा भारतीय संविधान है। टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, एक स्रोत से नहीं, बहुत सारे संविधान को देख करके समझ के लिखा गया इसको। टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स। हमारे देश का जो नियम है ये फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है 2 मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम का मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, एक स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट चलाएगा, सेंट्रल पूरा देश को कौन चलाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विथ यूनिटरी फीचर्स, माने सेंट्रल गवर्नमेंट सब पे कंट्रोल करेगी। समझ रहे हैं? तो फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी फीचर्स।
पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो हमारा पार्लियामेंट फॉर्म का है, कोई भी बिल कहाँ पास होता है, पार्लियामेंट में। जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है गिव ईच एंड एवरी सिटीजन्स व्हाट दे डिजर्व। जो लोग जो चीज़ को डिजर्व करते हैं प्रत्येक नागरिक को देना, ये हमारा कर्तव्य है, उसको हम कहते हैं जस्टिस। मतलब न्याय, समझ पा रहे हैं, न्याय या किसी भी चीज़ में मौका सबको मिलना चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं, जस्टिस। काइंड्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस 3 तरीका का है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस का मतलब होता है समाज के प्रत्येक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए हर क्षेत्र में, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट, इसके आधार पर कोई उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज के हर नागरिक को, समाज के हर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इसको हम कहते हैं सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। इट मीन्स प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, मतलब कमाने वाले क्षेत्र में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सभी लोग भागीदारी उसमें ले सकते हैं, समझ पा रहे हैं? ऐसा ना हो कि तुम नहीं कमा सकते, ऐसा नहीं कर सकते, समाज के सभी लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं, इसको कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। माने आर्थिक कामों में, पैसा कमाने वाला काम में सब लोग हिस्सा ले सकते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि जो लॉ बना हुआ है ये सबके लिए है, चाहे आप पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो या नॉन पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे आप नेता हो या नागरिक हो, समझ रहे हैं? माने पॉलिटिकल जस्टिस हमारे देश में, और कोई पॉलिटिकल पार्टी का है या कोई पॉलिटिकल जगह से है तो अपने पड़ोसी को कुचल नहीं सकता, दबाव नहीं बना सकता है, क्योंकि लॉ सबके लिए बराबर है, इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है भाई? हम लोगों को ब्रदरहुड का भावना रखना चाहिए, समझ पा रहे हैं? सभी के साथ भाईचारे वाला भावना को रखना चाहिए, जितने लोग रहते हैं एक दूसरे से, समझ पा रहे, स्नेह रखना चाहिए, एक दूसरे से लगाव रखना चाहिए, ईर्ष्या का भावना नहीं रखना चाहिए, इसको कहते हैं लिबर्टी। प्रियम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक वांट टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब हम भारत के लोग, समझ पा रहे? सोशलिस्ट, सामाजिक कामों में विश्वास रखते हैं, हम लोग सेकुलर है, सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे सभी जाति के लोग रह सकते हैं, अपने हिसाब से अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। डेमोक्रेसी, नेता को जनता के द्वारा चुना जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। तो यही है प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू सॉवरेन, सॉवरेन माने हम लोग आज़ाद है, आज़ाद भारत है, अपना नियम अपना रूल हम लोग खुद बना सकते हैं, इसको कहते हैं सॉवरेन। सोशलिस्ट है हम लोग, समाज में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सबको बराबर का हक होना चाहिए, बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। सेकुलर, धर्म को लेकर के हमारे यहाँ कोई ये नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे? और हमारा जो देश है ये कौन सा देश है, डेमोक्रेटिक है, इसको हम कहते हैं प्रियम्बल। थोड़ा सही से दिएगा बेटा, लगे नहीं पाँव से, सही से लीजिए। सुनिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, हमारे देश का इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, इसका ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता कि आप ऐसे करिए, समझ पा रहे? जो कोर्ट को फैसला सुनाना होगा वो बिना किसी दबाव का सुनाएगा, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो समय टाइम, अगर उसको कोर्ट को कोई बात खराब लगेगा तो टाइम टू टाइम सरकार कोई फटकार लगाएगा कि आप ऐसा काम मत करिए, ऐसा काम आपको नहीं करना होगा, सरकार कोई फटकार लगाएगा। अभी हाई कोर्ट केएमसी को फटकार लगाया है, कल परसों अभी हाई कोर्ट फटकार लगाया है, केएमसी के लोगों को बोला है, केएमसी जो लोग संभाल रहे हैं उनको बोला है कि लोग अब मरेंगे तब आप लोग का नींद खुलेगा, यहाँ पे बिल्डिंग गिर गया, वहाँ बिल्डिंग गिर गया, यहाँ बिल्डिंग झुक गया, हाई कोर्ट ने फटकार लगाया है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? केएमसी को। तो अगर सरकार, अगर लगेगा हमारे कोर्ट को कि सरकार गलत कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनको तुरंत फटकार लगाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। माने हमारे देश का जो न्याय प्रक्रिया ये इंडिपेंडेंट है, किसी के कहने पर नहीं चलता है। अगर किसी के कहने पे चलता, सारे विपक्ष के नेता जेल में होते। क्या सारे विपक्ष के नेता जेल में है? कोई अगर क्राइम करके जाता भी है तो चला आता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो हमारे जो देश का जुडिशियरी है क्या है? इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हैं? और
इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं चलता है, कोर्ट में पैसा नहीं चलता है। एक ही ऐसा जगह है जहाँ पे पैसा नहीं चलता है, इसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का हाईएस्ट कोर्ट है, और हाई कोर्ट जो है स्टेट लेवल का कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे देश का ये लोअर कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है हमारे देश का कौन सा कोर्ट है भाई? लोअर कोर्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में लिखा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला गया है कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए, एकदम लिखा गया है कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए, भारत कैसा दिखना चाहिए। ये तमाम बात कहाँ लिखा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। हमारे भारत के लोग कैसे होना चाहिए, ये तमाम बात कहाँ लिखा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं लॉ डे के रूप में, क्योंकि उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या किया गया था? पास किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। समझ पा रहे? और ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, और 26 जनवरी 1950 को इसको क्या कर दिया गया? इफेक्टिव, लागू कर दिया गया। तभी से हमारे देश में रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ताकि इस दिन को कोई भूले नहीं। 26 जनवरी 1950 को कोई भूले नहीं, भूलने में लोगों को टाइम लगता है क्या? इसीलिए देश का झंडा को उस दिन फहराया जाता है। बट फहराया जाता कैसे? नीचे से ऊपर नहीं ले जाया जाता, वहीं ऊपर रहता है, खाली बस होस्टिंग कर दिया जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले? 15 अगस्त को नीचे से ऊपर जाएगा झंडा, माने नीचे रहेगा ऊपर जाएगा, मतलब पहले किसी और का झंडा था ऊपर में, तो नीचे से ऊपर जाके अपना झंडा फहरेगा 15 अगस्त को, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी को झंडा को ऊपर ही रखना है, वहाँ से सिर्फ होस्टिंग कर देना। लेकिन अभी भी लोग नीचे से ही ले जाते हैं हर दिन। अब कुछ लोगों को जानकारी है तो ऐसा नहीं करते हैं। किसका बात करें भाई? 26 जनवरी 1950 को हमारा देश लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तभी से हम लोग इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और हमारे देश का जो संविधान है ये सबसे लॉन्गेस्ट है। शुरुआत में 448 आर्टिकल हुआ करता था, 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल, बट 105 अमेंडमेंट हुए हैं, और अभी फिलहाल 395 आर्टिकल बचा हुआ है। पार्ट 3 गारंटी 6 फंडामेंटल राइट, 6 हम लोग को अधिकार मिला गया है, 6 अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में हमारा अधिकार जो है 6 है, ये पार्ट 3 में है। पहला राइट ऑफ इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। राइट ऑफ इक्वालिटी मतलब सब लोग बराबर है, हम सब बराबर है, इसको कहते हैं राइट ऑफ इक्वालिटी। हर क्षेत्र में बराबर का मौका मिलना चाहिए। राइट ऑफ फ्रीडम, हम लोग आज़ाद है, सबको आज़ादी मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए, इसको हम कहते हैं राइट ऑफ फ्रीडम। ये दिया गया आर्टिकल 19 से लेकर 22 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। समझ पा रहे? अत्याचार को हम लोग नहीं सहेंगे, ये कहाँ दिया गया? आर्टिकल 23 से लेकर 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, हम लोग अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पूजा पाठ को मना सकते हैं, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ रहे? इस पर कोई रोक टोक नहीं है। ये कहाँ दिया गया भाई? आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, शिक्षा लेने का हमें राइट्स है, किसी कल्चर में प्रैक्टिस करने का राइट्स है, पढ़ने लिखने का अधिकार है हमारा 29 से 30 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, अगर कोई अधिकार हमें नहीं मिलेगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। ये बात लिखा गया आर्टिकल 31 से लेकर 35 तक। 31 से लेकर 32, कहाँ से 35 लिख दिए हैं? पेन लीजिए। आर्टिकल 31 एंड 32, आर्टिकल 31 एंड 32 होगा। सुनिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टेट मीन्स क्या होता है? गवर्नमेंट। स्टेट मीन्स, अब गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा? पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, ऑल लोकल बॉडी, ऑल लोकल। अच्छा, लोकल अथॉरिटी में कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विलेज, पंचायत, ये लोग आता है लोकल बॉडी में। अदर अथॉरिटी का मतलब हुआ लेजिस्लेटिव वगैरह। सोवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री। सोवरेन माने क्या होता है? इंडिपेंडेंट कंट्री, आजाद देश। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट ऑप्शनल है, फंडामेंटल ड्यूटीज मैंडेटरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। किसका बात कर भाई? फंडामेंटल ड्यूटीज। इट इज इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, एक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। समझ पा रहे? फंडामेंटल ड्यूटी, पहला कर्तव्य है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसको मानना है, लॉ को मानना है।
समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना है। टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को मानना है। समझ पा रहे हैं? टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडिया, जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों का आहुति दे दिए, उनके जन्म दिवस को हमें याद करना है, खुशी मनाना है और उनसे सीखना है। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का बचाव करना है। टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक एनिमल, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनका बचाव करना है। ये हमारा ये सब क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू डिफेंड द कंट्री, देश का बचाव रखना, देश का बचाव करना है। अगर हमारे आर्मी किसी भी कारणवश से माने सरेंडर कर देते हैं, नहीं लड़ पाते हैं, तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसके बदले लड़े। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टू डिफेंड द कंट्री, कंट्री का बचाव करना हमारा काम है। टू प्रमोट हार्मोनी, भाईचारा की भावना को बनाए रखना, ये हमारा काम है। ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज है। जस्टिस का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेस, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। माने आप बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, समझ रहे हैं? किसी भी चीज़ में आप बिलीव कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। इक्वालिटी का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए हर क्षेत्र में। डिजिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सेल्फ रेस्पेक्ट, आप सेल्फ रेस्पेक्ट वाला चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा वहाँ नहीं जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? डिजिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द पीपल। बोलते हैं ना, जहाँ रेस्पेक्ट नहीं वहाँ लोग नहीं जाते। आप अपना आत्मसम्मान का रक्षा कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी मतलब सब लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए, स्नेह प्यार के साथ रहना चाहिए, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी। राइट ऑफ इक्वलिटी दिया हुआ 14 से लेकर के 18 में कि सब लोग, हम सब बराबर है। आर्टिकल 15 में दिया गया है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, सेक्स, रेस, इसके आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 में दिया गया है। नो सिटीजन विल बी रेस्ट्रिक्टेड, किसी भी सिटीजन को रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जाके वो बाथिंग घाट पे नहा नहीं सकता है, वाटर नहीं ले सकता है, शॉपिंग मॉल में नहीं जा सकता है, ये सब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझिए, आर्टिकल 15 कहता है एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट एंड प्लेस, पब्लिक इंटरटेनमेंट, सभी लोग जा सकते हैं। यूज वेल टैंक, बाथिंग घाट, पब्लिक रोड, पार्क, समझ पा रहे? माने जो भी सरकारी सुविधा है, सरकार का चीज़, आप बोलिएगा रोड पे नहीं खड़ा हो सकते, पार्क पे नहीं जा सकते, ये सब आप नहीं बोल सकते हैं। समझ पा रहे? पानी का टैंकी है तो पानी पिएगा, उसमें आप रोक टोक नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? शॉपिंग मॉल में जा सकता है, मॉल में जा सकता है, रेस्टोरेंट में जा सकता है, रेस्टोरेंट वाला नहीं बोलेगा कि आप मत आइए, अरे पैसा देगा खाएगा, बात खत्म। आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 15 में लिखा गया। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में सभी लोग भाग ले सकते हैं, आप डिजर्विंग, आपको नौकरी मिलेगा। बट कुछ एक्सेप्शंस है, रिजर्वेशन रहेगा, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है वो मिलेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मान लो किसी कहीं पे सरकारी नौकरी, सरकारी डॉक्टर का दरकार है तो डॉक्टर ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आप डॉक्टर नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। इसको कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 में लिखा गया। आर्टिकल 17 में लिखा गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का भावना नहीं होना चाहिए, तुम मेरे को छू नहीं सकते हो। पहले के ज़माने में क्या हो जाता था कि छोटे जाति के लोग छू देते थे तो लोग शुद्धिकरण कराता था, अरे हमको छू लिया, पूजा पाठ, धुआं लगवाते थे, फिर पान खाता था लोग, दूध से नहान होता था, तब जाके ये खत्म होता था अनटचेबिलिटी। समझ पहले के ज़माने में कि बड़े जाति के लोग छोटे जाति वाले छू दिए तो दिक्कत हो गया, फिर उस शुद्धिकरण होगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? तो लेकिन अब ये सब नहीं कर सकते, ये पनिशेबल है, गलत चीज़ है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? पहले बहुत दिक्कत है अनटचेबिलिटी को लेकर के, समझ पा रहे? पहले के लोग क्या करते थे, छुआछूत का भावना के कारण जो छोटे कास्ट के लोग थे उनके कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था, गर्दन में हारी लटका दिया जाता था, थूकेगा तो हारी में थूकेगा, पीछे से चलते चलो, झाड़ू मारते चलो। इतना दिक्कत था छोटे कास्ट के लोगों को। आइए आर्टिकल 18 एबोलिशन, बात करें आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। एबोलिशन ऑफ, आप टाइटल नहीं रख सकते, महाराणा प्रताप, ये हो, ये सब प्रीफिक्स या सफिक्स ये सब नहीं लगा सकते, बट एकेडमिक क्वालिफिकेशन चलेगा।
अब मिलिट्री में कोई मेजर है तो मेजर वाला उसका रहेगा टाइटल, डॉक्टर है तो डॉक्टर रहेगा, CACS है तो रहेगा। एकेडमिक टाइटल से अलाउड है, बट जानबूझ करके नहीं लगा दोगे राजा ये वो पहले जो होता था, ये सब नहीं लगा सकते आप। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 में लिखा गया है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपना बात रख सकते हैं, कहीं भी असेंबल हो सकते हैं विदाउट एनी आर्म्स, हथियार लेके नहीं, शांतिपूर्वक आप इकट्ठा हो सकते हैं। और फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप अपना एक समुदाय बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, समझ रहे हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी कोना में जाकर आप आराम से घूम सकते हैं, रह सकते हैं। फ्रीडम टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के किसी भी कोना में जाके आप रह सकते हैं, वहीं सेटल हो सकते हैं, वहीं अपना बिजनेस कर सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन बिजनेस एटसेट्रा, कहीं हिंदुस्तान के किसी भी कोना में जाके कोई भी आप प्रोफेशन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 में दिया गया। तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है कि आप अपना बात रख सकते हो। अब देश विरोधी बात नहीं रख सकते हो, अब खराब बात रखोगे, भारत के अगेंस्ट में बोलोगे, तब तो देशद्रोही कहलाओगे, तब तो जेल खटना होगा, समझ रहे हैं। आप भारत के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं। हाँ, नेता खराब लगता है, नेता गाली दीजिए, चलेगा, अपना बात रखिए, चलेगा, समझ रहे हैं। तो फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल विदाउट एनी आर्म्स, कहीं भी आप एकत्रित हो सकते हैं बिना आर्म्स का, बिना हथियार का, एसोसिएशन बना सकते हैं। फ्रीडम टू सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, समझ पा रहे हैं। फ्रीडम टू डू एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं भी ट्रेड ऑक्यूपेशन कर सकते हो। ये सब आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में आपको आज़ादी मिला हुआ है। आर्टिकल 20 ये कहता है कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो, और एक हम क्राइम किए हैं तो एक ही बार हमको पनिश किया जाएगा, एक क्राइम के लिए बार बार हमको पनिश नहीं किया जाएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, मतलब एक पनिशमेंट, एक गलती की है तो एक ही बार हमको सजा मिलना चाहिए, बार बार उसके लिए हमको सजा नहीं मिलेगा, समझ रहे। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रीमेशन, हम अपना बचाव कर सकते हैं, हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपना वकील रख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस कारण से हमें अरेस्ट किया गया है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, समझ पा रहे, अपना रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन, आर्टिकल 21 में दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जियो और जीने दो, जियो और खुद जियो और हमको भी जीने दो, डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। आर्टिकल कहाँ लिखा गया? 21 में, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, समझ रहे हैं। मैंने आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है, डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, समझ पा रहे। राइट से हम लोग का शादी कर सकते हो, बच्चा पैदा कर सकते हो, बच्चा नहीं हो रहा किसी और का सन को अडॉप्ट कर सकते हो लीगली। हाँ, यही है, इसको कहते हैं राइट ऑफ कपल, राइट ऑफ कपल टू अडॉप्ट द सन। यस, बात नहीं, फालतू बात नहीं, ऐसा बात लिखा गया है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, हमको क्यों पकड़ा गया है, क्यों अरेस्ट किया गया है, इससे आप पूछ सकते हैं जब आप सवाल कर सकते हैं। ऐसे ही आपको पकड़ लिया गया है तो मैक्सिमम 3 महीने से ज़्यादा दिन जेल में नहीं रखा जा सकता। किसी ऐसे ही ट्रायल चल रहा है, संदेह में आपको पकड़ लिया गया है, शक है, शंका के दृष्टि में आपको अरेस्ट कर लिया गया है, तो मैक्सिमम 3 महीने, इससे ज़्यादा दिन रखा नहीं जा सकता, बात नहीं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, मनुष्य का कीना बेची नहीं हो सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिसअलाउड, समझ पा रहे। चाइल्ड एब्यूज नहीं हो सकता है, 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाना ही पड़ेगा, 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उसको पढ़ाना पड़ेगा, काम करवाते हो फंस जाओगे, समझ रहे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, आप अपने धर्म को, कल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो, आप कोई भी पूजा पाठ कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ आपको रिलीजियन है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हमें कोई हक नहीं मिल रहा, अधिकार नहीं मिल रहा, तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सोवरेनिटी मीन्स होता है इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री, समझ पा रहे, इसको हम कहते हैं सोवरेनिटी। और सोशलिज्म का मतलब होता है कि एक सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इन द एवरी फील्ड, आर्थिक पैसा कमाने वाला चीज़ में सबको मौका मिलना चाहिए, सामाजिक कामों में सबको मौका मिलना चाहिए, हाँ, बट जो डिजर्व है उसको
अचीव होगा, जो नहीं डिजर्व उसको नहीं अचीव होगा। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स लीडर आर इलेक्टेड बाय पीपल बाय कास्टिंग देयर वोट। वोट के जरिए हम अपने नेता का चुनाव करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। और नेता हमारे ऊपर शासन करेगा 5 साल। कितना साल करेगा, 5 साल। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन, सेपरेशन ऑफ, देखिए पॉलिटिकल कामों में, इकोनॉमिकल कामों में, सोशल कामों में, कल्चरल एस्पेक्ट में, नेशनल कोई काम हो रहा, समझ पा रहे हैं। अब राष्ट्रीय त्यौहार मन रहा है, वहाँ पे ये नहीं बोल सकते ये धर्म का है, वो धर्म का है, इस पार्टी का है, उस पार्टी का, ये सब नहीं बोल सकते। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मतलब पॉलिटिकल कामों में धर्म को सेपरेट रखना है, कमाने वाला कामों में ये जाति का नहीं देंगे, ये धर्म का नहीं देंगे काम, ये सब अलग रखना है। मतलब ये नहीं कर सकते आप, समझ पा रहे हैं। सामाजिक कामों में धर्म वाला बात नहीं कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं सेकुलरिज्म। इसको क्या कहते हैं? इसी के साथ हम लोग का पूरा सीबैक का रिवीजन कंप्लीट हुआ। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जिनके पास नहीं है अभी हम PDF बनवा के आपको दे दे रहे हैं, और जो वीडियो से करें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, इसका थोड़ा PDF बेटा बना लीजिए फटाक से। दैट्स फॉर ऑल टुडे, क्लास खाली करिए।